Robert Anthony's management hierarchy, which we already covered in the previous lecture. अब हम देखेंगे phases of decision making. हर्बर्ट साइमन ने एक थियोरी दी थी, उसमें उसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट फेज वॉज इंटेलिजेंस फेज, सेकेंड वॉज डिज़ाइन फेज, थर्ड वॉज चॉइस फेज एंड फोर्थ वॉज इम्प्लीमेंटेशन फेज. पहला फेज़ है इंटेलिजेंस फेज़. यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आई है, क्या उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस जो रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए वो अवेलेबल है या नहीं. सेकंड फेज़ जो है, हम उसमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं. वंस वी हैव एस्टैब्लिश द फैक्ट कि हमारे पास इंटेलिजेंस है या नहीं है, हमारे पास क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उनको असेस करेंगे. ठीक है. थर्ड फेज़ में हमने जो सेकंड फेज़ में हमारे पास जब चॉइसेस आ गई हैं कि हमारे पास ये रास्ते हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, तो थर्ड फेज़ में हम अब सिलेक्शन करेंगे एक चॉइस कि हम उन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करें जिससे हमें बेनिफिट हो. और फोर्थ फेज़ में उस चॉइस जो हमने थर्ड फेज़ में सेलेक्ट की है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एकदम एफिशिएंट वे में, ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हमें मिल सके. एक एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझें तो हम कॉलेज के असाइनमेंट्स का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आप अभी नींद में से उठे हो कि भाई हाँ आप कल तो हमें कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करना है, तो जैसे कि आप रेगुलरली करते ही हो. तो पहले स्टेप में हम देखेंगे कि क्या हम सारे असाइनमेंट्स अभी एक रात में बैठ के कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, तो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे. तो सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कि या तो कल बहाना बना दे कि भाई तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं कर पाए, सॉरी. या फिर किसी फ्रेंड को बोल दें कि यार प्लीज़ हेल्प कर दे थोड़ी सी, फिर तेरे को पार्टी दे देंगे उसकी. या तो फिर पूरी रात जग के लिखें और हो जाए ऐसा. सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा कि एक फ्रेंड को पकड़ लें हम. तो फिर फ़ोन करेंगे फ्रेंड को कि तू ये असाइनमेंट हमारा कर दे. तो सबसे पहले फ़ेज़ में हमने प्रॉब्लम देखी कि भाई हमारा कौन सा था, और सेकंड डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी किया. थर्ड में हमने एक ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन किया कि हम एक फ्रेंड को बोल देंगे, और लास्ट में हमने इम्प्लीमेंट किया उसको कॉल करके. नेक्स्ट इज़ गौरी एंड स्कॉट मॉर्टन्स फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसके लिए आप सिर्फ ये टेबल अगर याद कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. So before we begin, let's just recap what we did in last session. हमारे लास्ट सेशन में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, राइट? तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स होते हैं: ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, नॉलेज लेवल, और चौथा था एग्जीक्यूटिव लेवल. ऑपरेशनल लेवल पे हमने देखा कि टीपीएस सिस्टम होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा था कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है वो, और डेटाबेस प्रोड्यूस करता है. फिर हमने देखा नॉलेज लेवल पे कि नॉलेज लेवल पे कौन कौन से सिस्टम यूज़ होते हैं. उसमें हमने पढ़ा था ओएस, यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, कि ऑफिस के डे टू डे टास्क होता है उसको ये ऑटोमेट कर देता है, उसके लिए यूज़ होने वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसके एग्जांपल में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना. अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने पिछले में देखे थे. वो हमारा आज का सेशन जो है वो है KMS के ऊपर, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. क्योंकि नॉलेज लेवल पे सिस्टम जो यूज़ होता है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद मैनेजमेंट लेवल, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके ऊपर कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होते हैं.
उसके ऊपर होता है एक तो MIS, दूसरा है DSS। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और DSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये दो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे है पहला मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल, ये जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लेवल पे होता है, EIS। तो टोटल इतने टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और TPS OS तो हमने पढ़ लिया पिछले में। अब बचा KMS, MIS, DSS और EIS। ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज मीन्स ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, जो भी चीज़ें जानते हैं, उसको हम नॉलेज कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी चीज़ें सीखता है, जानता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट या ग्रोथ एम्प्लॉइज़ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है माइक्रोमैक्स है और एप्पल दोनों मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस क्यों है कि एप्पल का मिलियंस में बिलियंस में टर्नओवर है, माइक्रोमैक्स लावा इनका इतना नहीं है कंपैरेटिवली। तो डिफरेंस इज़ उनके एम्प्लॉयज़ का नॉलेज। आज अगर हम लोग देखें तो गूगल की बात करें तो गूगल एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है, सर्च इंजन है, बहुत सारे काम करता है। तो वो कंपनी इतना आगे क्यों है दूसरे कंपनीज़ के कंपैरिजन में? तो उसका रीज़न है कि उसके एम्प्लॉयज़ में नॉलेज काफ़ी है। कंपनी के अंदर बहुत सारे नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ हैं। क्लियर? एक एग्जांपल से नहीं समझते हैं, एक और। सपोज़ 2 कंपनीज़ हैं, एक है A लिमिटेड, दूसरी है B लिमिटेड। A लिमिटेड में सिर्फ 7 एम्प्लॉयज़ हैं और वो वेब डेवलपमेंट एंड ऑल का काम करते हैं, व्हाइल B लिमिटेड में 28 एम्प्लॉयज़ हैं। A लिमिटेड में बहुत ही नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ हैं और B लिमिटेड में फॉर द सेक ऑफ इट उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया है। और क्योंकि B लिमिटेड के पास काफ़ी नौसिखिए लोग हैं और A लिमिटेड के पास काफ़ी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उसके एम्प्लॉयज़ पर डिपेंडेंट है। तो हम अगर उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो A लिमिटेड के पास काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। तो जैसे ही उनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो लोग तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते। सपोज़ उनके पास एक आया कि हमें जिम के लिए एक ऐप बनानी है, तो उसकी यूज़र इंटरफेस है, तो वो तुरंत ही वो डिज़ाइन करने लग जाता है। डिज़ाइनिंग प्रोसेस के अंदर वो जो ड्राइंग करते हैं वो लोग, फिर आर्टिस्ट वो यूज़र इंटरफेस के लिए उसको फिर वेब पे डालते हैं ऐसे। तो वही अगर छोड़ के चला गया तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा, उसका नॉलेज भी उसके साथ चला गया। तो KMS क्या करता है कि उसके नॉलेज को निकाल लेता है और उसकी एक कॉपी ऑर्गेनाइजेशन के पास सेव्ड रहती है। ध्यान से सुनना, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा छोड़ के भी चला जाए तो जो नेक्स्ट बंदा आने वाला है वो उनके पास वो पास्ट वाला नॉलेज पास ऑन हम कर सकेंगे कि ये वाला हमने एक बनाया था आउट। तो नॉलेज 2 टाइप्स की हो सकती है, टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज। 2 टाइप्स की हो सकती है। टैसिट नॉलेज मतलब क्या कि ये नॉलेज एम्प्लॉयज़ के ब्रेन के अंदर स्टोर्ड होती है। और एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब क्या
ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती है। तो जब उस कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब जो भी काम कर रहा है वो आर्टिस्ट, सपोज़ वो जिम वाला है एग्ज़ाम्पल, तो उसने 5 डिज़ाइंस बनाए वो एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफ़ेस के लिए। अब उनको 5 में से 1 पसंद आया, तो वो चारों को फेक नहीं देंगे बाकी के। एक जो क्लाइंट को पसंद आया उसको रखेंगे, फेक नहीं देंगे। वो डिज़ाइन सिस्टम में स्टोर्ड रहेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कि नॉलेज उसके पास ऑलरेडी है कि एप्लीकेशन बनाई थी हमने ये वो। उसमें से हम डिज़ाइंस लेंगे और उसको देख के नए डिज़ाइंस बनाएंगे हम, कि 5 डिज़ाइंस और, तो उसमें से एक सेलेक्ट करेगा, अगेन 4 बची, वो 4 हम अपने पास रखेंगे। इस टाइप से धीरे 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 करके ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉलेज का जो बेस है वो बढ़ता जाएगा, और जितना बड़ा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ग्रो करेगी। तो क्या अगर वो छोड़ के चला गया जो एम्प्लॉय है, वो उसके डिज़ाइंस थे, उसकी नॉलेज वो अपने साथ ले गया, लेकिन उसकी एक कॉपी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगी हमेशा। तो जो नया एम्प्लॉय आया है उसको हम दे सकते हैं वो डेटा, कि पुराना एम्प्लॉय जो छोड़ के गया था उसने इतना इतना काम किया था, नाउ हाउ कैन यू ऐड ऑन टू इट, या फिर उसके पास एटलीस्ट एक रेफरेंस रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास वो नॉलेज रहेगी अब हमेशा। ओके, तो इस तरह नॉलेज मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि नॉलेज ही ऑर्गेनाइजेशन को या तो आगे लेके जाएगा या तो उसको पीछे लेके जाएगा। नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ही नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो छोड़ के चले जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें रिप्लेस करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि जो नया एम्प्लॉय आया है वो इक्वली स्किल्ड हो या फिर उसके पास उतना ही नॉलेज हो जितना पुराने वाले के पास है। तो हमारा बिज़नेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में आ सकती है। उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो सकती है, और बहुत एक्सपीरियंस लोग अगर हम हायर करते हैं तो उनके लिए फिर हमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी या फ़ीस जो भी वो लोग लेते हैं वो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी उन्हें। तो हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो ये क्रिटिकल एक्सपर्टीज़ को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रख सकते हैं? तो उसका आंसर इज़ KMS, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के की एम्प्लॉयज़ की एक्सपर्टीज़ को हम पहचानें, ठीक है? उनके सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स, जैसे कि सेल्स गाय हो अगर, तो वो एक हर एक क्लाइंट की बर्थडे मुँह ज़ुबानी याद रखें। फिर KMS के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को अपनी नॉलेज वो अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये मेक श्योर करता है कि नॉलेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहे। इसके लिए सिस्टम और ग्रुप्स बनाया जाता है जो कंटिन्यूसली अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर। इसके अलावा KMS के ज़रिए एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उन्हें सारी चीज़ें फिर से इन्वेंट ना करनी पड़े। इसके अलावा KMS एक्सपर्टीज़ को मॉनिटर भी करता है और मेक श्योर भी करता है कि वो एक्सपर्टीज़ सबके पास फ़्लो हो। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो पहले नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपन आंसर फ्रेम देखते हैं कि कितने कितने टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है? तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा डेफिनेशन। ये आपको स्टैंड अलोन ऐसे 2-3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम KMS के।
फिर आता है इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। ये आपको डिफरेंस बिटवीन में पूछ सकते हैं जैसे। फिर हम देखेंगे रीजंस फॉर मोमेंटम इन केएम, कि उसको इतना मोमेंटम गेन किया है अभी इस एरा में। फिर केडीडी, नॉलेज डेटा डिस्कवरी, किस तरह से नॉलेज को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इसमें। देयर आर टोटल 5 टॉपिक्स इन केएमएस। ओके, आइए देखते हैं डेफिनेशन में कौन से पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन में हम 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, केएमएस, नॉलेज बेस एंड नॉलेज डिस्कवरी, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ आईटी सिस्टम, ओके, that stores and retrieves knowledge, improves collaboration, locates knowledge sources, mines repositories for hidden knowledge, captures and uses knowledge, or in some other way enhances the knowledge management process. सबसे पहला क्या कहता है, इट रेफर्स टू काइंड ऑफ आईटी सिस्टम दैट स्टोर्स एंड रिट्राइव्स नॉलेज। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो नॉलेज को स्टोर करता है और रिट्राइव करता है। फिर इट इम्प्रूव्स कोलैबोरेशन, लोकेट्स नॉलेज सोर्सेज। ये आइडेंटिफाई करता है कि मेरे नॉलेज सोर्सेज कौन से हैं। जो नॉलेज सोर्सेज होंगे वहाँ से लेके नॉलेज को रिकॉर्ड करना है। जैसे मेरे की एम्प्लॉयज़ हैं जो एक्चुअली नॉलेजेबल हैं, तो उन पर्सन को आइडेंटिफाई करना और वहाँ से नॉलेज को कैप्चर करना। तो ये उस नॉलेज को आइडेंटिफाई करके स्टोर कर लेता है। माइंस रिपोजिटरीज फॉर हिडन नॉलेज, जो डेटा स्टोर करके रखा होता है उसको रिपोजिटरी कहते हैं। तो बहुत सारे रिपोजिटरीज का हिडन नॉलेज को फाइंड आउट करेगा। उसके बारे में हम केडीडी में पढ़ेंगे, नॉलेज डेटा डिस्कवरी में। फिर इट कैप्चर्स एंड यूज नॉलेज, और किसी न किसी तरह से इट एनहेंसेस द नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए केएमएस का यूज़ होता है। इसकी डेफिनेशन फिर से, इट रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ आईटी सिस्टम दैट स्टोर्स एंड रिट्राइव्स नॉलेज, improves collaboration, locates knowledge sources, mines repositories for hidden knowledge, captures and uses knowledge, or in some other way enhances the knowledge management process. ये आपको पूरा एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। अब आगे बढ़ते हैं नॉलेज बेस की डेफिनेशन के ऊपर। नॉलेज बेस क्या है, जहाँ डेफिनेशन डेटा स्टोर किया जा सकता है। It is a special kind of database for knowledge management. Okay, it is also database only, लेकिन नॉलेज को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, ना कि रॉ डेटा को स्टोर करने के लिए। It is an information repository that provides a means for information to be collected, organized, shared, searched and utilized. ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जो कि क्या करता है, रिपोजिटरी जैसे हमने आगे बोला कि जहाँ डेटा स्टोर हो सकता है। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से, उसको स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, सर्च कर सकते हैं हम उस पर, और यूटिलाइज करता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन आइदर बी मशीन रीडेबल और इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक है, ह्यूमंस इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे डिसीजन लेना हो उसके लिए, या मशीन रीडेबल, मशीन से इंफॉर्मेशन जनरेट करके उसका यूज़ करना। ये नॉलेज बेस का डेफिनेशन अगर आता है तो हम ये लिख सकते हैं उसमें। फिर से पढ़ेंगे एक बार डेफिनेशन। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट।
It is an information repository that provides a means for information to be collected, organized, shared, searched and utilized. ये सारे keywords है. Collected, organized, shared, searched and utilized. Information repository. It can be either machine readable or intended for machine use. ठीक है, यहाँ नॉलेज बेस का डेफिनेशन ख़त्म होता है. अब बात करते हैं नॉलेज डिस्कवरी की. तो नॉलेज डिस्कवरी का मतलब क्या? इट इज़ रिलेटेड विथ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें भी वही आएगा. इट इज़ अ वैल्यू एडेड फैसिलिटी एंड इट हेल्प्स टू सर्च एंड आइडेंटिफाई नॉलेज फ्रॉम डेटाबेस. जो नॉलेज है डेटाबेस के अंदर, डेटा जो डेटाबेस में है वो रॉ फॉर्मेट में होता है. तो वो ये आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर क्या नॉलेज है. मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स इन द डेटाबेस. जो जैसे कस्टमर बिहेवियर है, ये हम पीछे केडीडी में डिटेल्स में देखेंगे. इट हेल्प्स टू सर्च एंड आइडेंटिफाई नॉलेज फ्रॉम डेटाबेस. इतना याद रखो कि नॉलेज डिस्कवरी में हमें ये 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो आपको ये 3 डेफिनेशन क्लियर हुई. पहली थी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की. वो क्या होता है? आईटी सिस्टम होता है जो केएमएस को एनहांस करता है और उसके फीचर्स. ठीक है, फिर हमने देखा नॉलेज बेस क्या होता है, कि एक तरह का डेटाबेस है जो हमें नॉलेज को स्टोर करने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर है तीसरा हमने देखा नॉलेज डेटा डिस्कवरी या नॉलेज डिस्कवरी. तो डेटाबेस में से वो हिडन पैटर्न्स निकालता है और नॉलेज को फाइंड आउट करता है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज की. टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज. टैसिट नॉलेज क्या होता है कि उसको हम फॉर्मुलाइज नहीं कर सकते. ये नॉलेज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ब्रेन में होता है. ओके, तो जो डिज़ाइनर है वो लोग के ब्रेन में जो स्टोर्ड है एक्सपीरियंस, इतने सालों में जो उन्होंने सीखा है, वो हो जाएगा उनका टैसिट नॉलेज. जैसे जो दूसरा टाइप है वो है एक्सप्लिसिट नॉलेज. एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होता है, उसको हम फॉर्मुलाइज कर सकते हैं. तो जो वो डिज़ाइनर्स थे हमारी ए लिमिटेड के, उन्होंने जो डिज़ाइन स्टोर किया था उसको रिकॉर्ड करके रखा था उन्होंने. उसके बाद पॉलिसीज़ बनाई, उसके थ्रू सॉफ्टवेयर्स बनाए कि जैसे पास्ट वर्क है उसको पूरा स्टोर किया. उसमें क्या हुआ कि नॉलेज जो है वो हमारे पास हमेशा स्टोर रहेगा. जैसे मैं आपको रिकॉर्ड करके ये लेक्चर दे रही हूँ, तो ये जो वीडियो लेक्चर है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया. अब ये आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी को शेयर कर रहे हो, कर सकते हो मतलब, तो वो एक्सप्लिसिट नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं आगे किसी के साथ. तो नए रिक्रूटमेंट्स जो आए हमारे एम्प्लॉयज़, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं. यूज़र ट्रेनिंग के लिए एक्सप्लिसिट नॉलेज यूज़ कर सकते हैं हम. ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या उसकी सक्सेस उसके टैसिट नॉलेज पर डिपेंडेंट हो रहती है सबसे ज़्यादा, कि उसके एम्प्लॉयज़ कितने स्किल्ड हैं. जैसे आपको पता है कि वहाँ पे 7 हैं, वहाँ दूसरे में 28 थे, स्टिल 7 वाले ज़्यादा कमा रहे थे बिकॉज दैट टैसिट नॉलेज वॉज वेरी गुड. और सिर्फ टैसिट नहीं, एक्सप्लिसिट नॉलेज भी होना चाहिए. बाय चांस अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो एक्सप्लिसिट नॉलेज हमें काम आ सकती है टू ट्रेन द न्यू एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो ये होता है हमारा टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज. तो आपको पता चला कि 2 टाइप्स के नॉलेज होते हैं. अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. स्टैंड अलोन क्वेश्चन आपको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. मतलब वो प्रोसेस किया हुआ डेटा है,
और नॉलेज जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड है और लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस वाला है। और जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके बनाया गया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें हम कैसे आंसर लिखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज देखें तो हम ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं उसके अंदर। पहला है, इंफॉर्मेशन इज़ फ्रैगमेंटेड और नॉलेज इज़ स्ट्रक्चर्ड। इंफॉर्मेशन जो होता है वो पार्ट्स में होता है, फ्रैगमेंट्स में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, वो फ्रैगमेंटेड होती है तो वो प्रोसेस डेटा होती है। तो डेटा को हम जब प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मुझे मंथली सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो मंथली जितने सेल्स के ट्रांजैक्शंस हुए उनको कंपाइल करके उनका टोटल निकाल के हमको वो बताएंगे कि हमारा क्रॉस टोटल कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। लेकिन वो सिर्फ इस मंथ के लिए, ठीक है, वो सिर्फ एक इस मंथ के लिए छोटा सा पार्ट है हमारे प्रॉफिट का ओवरऑल। हमें प्रोक्योरमेंट देखना है तो उसका अलग से देखना पड़ेगा पार्ट। तो दैट इज़ फ्रैगमेंटेड। जबकि नॉलेज है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, इंफॉर्मेशन शॉर्ट लिव्ड होता है। अब जैसे हमने एक मंथ की इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो अब हमें अगर नेक्स्ट मंथ की चाहिए तो वो एक मंथ का डेटा हमारे लिए एकदम इनवैलिड हो जाएगा, हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा, वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा ऐसा। लेकिन नॉलेज लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास रहती है। नॉलेज वो पूरा स्टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन है। Information is acquired by being told, while knowledge is acquired by thinking. तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं जब भी हम डिफरेंस बिटवीन का अगर पॉइंट आ जाए एग्ज़ाम में। अब डिफरेंसेस हो गए, डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं नॉलेज डेटा डिस्कवरी की। केडीडी क्या कहता है नॉलेज डेटा डिस्कवरी, कि सपोज़ नॉलेज डेटा डिस्कवरी का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हिडन पैटर्न्स फ्रॉम अ गिवन डेटा। जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें से हम पैटर्न्स निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज डेटा डिस्कवरी। सपोज़ रिलायंस स्मार्ट है या बिग बाज़ार, तो बिग बाज़ार उसके तो मॉल के अंदर जैसे सपोज़ 3 रैक्स रखे हुए हैं, एक है ब्रेड, एक है बटर और एक है मिल्क। तो कुछ कस्टमर्स आएंगे वो ब्रेड और बटर लेके जाएंगे, कुछ कस्टमर्स आएंगे वो ब्रेड और मिल्क लेके जाएंगे, कुछ कस्टमर्स आएंगे वो बटर और मिल्क लेके जाएंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हुई, ठीक है। अब ये सामान लेके वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जाएंगे जहाँ पे वो हमारा पूरा स्कैनर और वगैरह सब रहता है, कार्ड स्वाइप करके बिलिंग वगैरह। तो जहाँ पे ये बिलिंग हो रही है, याद करो हमने कल पढ़ा था मतलब पिछले लेक्चर में कि उसको क्या कहते हैं हम, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो टीपीएस जो है वो डेटाबेस को जनरेट करेगा। तो उसका सेल्स रिकॉर्ड कैसा होगा एक दिन का, कि कस्टमर 1 ब्रेड बटर और ऑर्डर टोटल, कस्टमर 2 मिल्क और ब्रेड, कस्टमर 2 और उसका टोटल, ठीक है, इस तरह से पूरा। ऐसे सपोज़ मेरे पास एक दिन के 100 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, और ऐसे मेरे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया मेरे पास 1000 प्लस शॉपिंग मॉल्स हो, ठीक है, जहाँ पे रोज़ ऐसे 100 लोग आते हैं, अलग अलग डेटा लेके अलग अलग चीज़ें लेके जाते हैं। तो ये डेटा बहुत सारा हो गया मेरे पास। अब डेटा माइनिंग क्या करेगा, इसमें से हिडन पैटर्न्स निकालेगा मेरे लिए। ये मुझे बताएगा कि 80% कस्टमर है जो आपके हैं वो मिल्क और ब्रेड लेके जाते हैं, 20% कस्टमर ऐसे हैं जो
ब्रेड और बटर लेके जाता है। बटर और मिल्क ले जाने वाले 5% है और बाकी के 5% में सिर्फ ब्रेड या सिर्फ बटर या सिर्फ मिल्क ले जाने वाले कस्टमर्स हैं। तो ये जो नॉलेज हमें मिला, ये पैटर्न जो हमें मिली, वो है नॉलेज डेटा डिस्कवरी। इस तरह से ये हम एक चार्ट के थ्रू समझते डेटा माइनिंग। जो डेटाबेस रहता है, उस डेटाबेस से हमें पहले सिलेक्शन करते हैं हम कि हमें जो उसमें से मिलता है उसको हम कहते हैं टारगेट डेटा। ठीक है, देखो हमने जैसे बिग बाज़ार का एग्जांपल लिया, तो उसके अंदर हमें डेटा माइनिंग करनी है। उसके अंदर हमारे पास और क्या क्या सेल्स के अलावा डेटा हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए उनके, तो जिस टाइम पे आ रहे तो वो अपना पंच करके और उनका एंट्री एंटर कर रहे हैं, तो उनका वो अटेंडेंस रिकॉर्ड है, वो भी डेटा हो गया। वो रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसका भी डेटा होगा। फिर अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ जो डील्स हुई है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, वो डेटा होगा। ऐसे अलग अलग डेटा रहता है उनके पास। तो वो सभी डेटा को हम उस सब डेटा पे माइनिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पे माइनिंग करेंगे जो हमारा टारगेट डेटा होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे पहले। तो सिलेक्शन करके जो हमें डेटा मिलेगा उसको हम बोलेंगे टारगेट डेटा। उस टारगेट डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें ट्रांसफॉर्म डेटा मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि बिग बाज़ार एमएनसी है, अगर वो एमएनसी है तो मतलब वहाँ पे अमेरिका में भी होगा, वहाँ पे वो लोग फॉलो करते हैं MMDDYY वाला डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे फॉलो होता है DDMMYY वाला फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो हमने जो डेट का फॉर्मेट कन्वर्ट किया, उसको स्टैंडर्डाइज़ किया, उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो टारगेट डेटा पे हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन करके, उसकी क्लीनिंग करके एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट किया। फिर हम उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब डेटा माइनिंग करेंगे। फिर हमें उससे मिलेगी इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा नॉलेज। तो नॉलेज से हमें पता चलेगा कि हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला कॉम्बिनेशन है ब्रेड और बटर वाला, जो कि 80% हमारी कस्टमर बेस लेके जाती है। तो हम इंश्योर करेंगे इससे कि हमारा ब्रेड और बटर वाला जो 80% वाला है हमारा, वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। पतंजलि ने जब उनका KDD किया तो उन्हें पता चला कि उनका मोर देन 80 to 90% ऑफ कस्टमर बेस वो सिर्फ पतंजलि घी और वो दंत मंजन एक आता है, तो उन्होंने उस पे तो उन्होंने उस डेटा को एनालाइज़ किया होगा, तब जाके उन्हें ये चीज़ पता चली है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वाई नॉलेज हैज़ गेन सो मच मोमेंटम इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, रिसेंटली अगर आप देखो कि नॉलेज मैनेजमेंट का कंसेप्ट बहुत ही मार्केट में ऐसे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो क्या कारण है उस चीज़ का? तो ये क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। वी विल स्टडी दिस वन। इसके 4 रीज़न्स हो सकते हैं। तो पहला रीज़न है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन के कारण नॉलेज मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम मिला है। क्यों? बिकॉज़ आज कोई भी आईटी कंपनी आप ले लो, वो अपने आप को कंटिन्यूअसली इनोवेट कर ही रही है। क्योंकि आज देखो कंपटीशन में आगे रहना है तो कंटिन्यूअस इनोवेशन। आज कोई भी आप आईटी कंपनी ले लो, वो अपने आप को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रही है, इनोवेट कर रही है। क्योंकि आज कंपटीशन में आगे रहना है तो जैसे सैमसंग वाले हैं तो उन्होंने सैमसंग का एक फ़ोन बना के छोड़ नहीं दिया। जैसे आईफोन है, वो हर साल अपना एक नया मॉडल रिलीज़ करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज़ उन्हें कंटिन्यूअसली अपने कंपटीटर से आगे रहना है। उन्हें अपने कंपटीटर से आगे रहने के लिए इनोवेशन करना ही पड़ेगा। तो नॉलेज मैनेजमेंट फॉर आईटी कंपनी, ये जो है वी कैन से इट इज़ सिमिलर टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर? तो ग्लोबलाइजेशन इज़ वन ऑफ द रीजंस। दूसरा है ऑल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग्स। इसमें हमने देखा कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बिजनेस को कंटिन्यूसली इवॉल्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेसेस को नॉलेज को ग्रैब करना पड़ेगा और उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो सब लोग फटाफट से उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। थर्ड इज़ बर्जिंग कनेक्शंस। आज नॉलेज मैनेजमेंट इतना मोमेंटम गेन क्यों किया है? नॉलेज को शेयर करना बहुत आसान हो गया है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो अलग अलग जगह से डेटाबेस जनरेट किया जाता है और उसको दूसरे से नॉलेज निकाल के उसको शेयर किया जाता है। तो बर्जिंग कनेक्शन ये कहता है कि आईटी network and computing resources have made knowledge acquisition quite easy. तो that's the third reason. फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन। मतलब क्या कहता है कि आज ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रानेट का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कंपोजिशन में भी चेंजेस आया। तो ये 4 रीज़न है: ग्लोबलाइजेशन, ऑल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग्स, बर्जिंग कनेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे भी आएगा MIS, EIS, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं MIS की, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमने देखा था। ऑपरेशन लेवल पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, फिर था नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज लेवल पे, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम भी था वहाँ पे। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की, यानी मैनेजमेंट लेवल की। यहाँ पे 2 तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। पहला है MIS और दूसरा है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS क्या होता है? ये पहले तो कौन यूज़ करता है? ये यूज़ करते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर। ये जो मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं MIS, ताकि वो लोग अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके और वो डिसीजन एक्यूरेटली ले सकें, जो इन्फॉर्मेशन MIS प्रोवाइड करता है। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ एक कंपनी ले लेते हैं जो प्रोडक्शन करती हो। सपोज़ लेज़ ले लेते हैं हम। लेज़ कंपनी जो पोटैटो चिप्स का प्रोडक्शन करती है, वो कंपनी
के एग्जीक्यूटिव लेवल थे, उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले 5 साल में हमको नंबर 1 प्रोडक्शन कंपनी बनना है इस फूड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो ये गोल सेट कर दिया। अब उसके गोल को, वो ये जो लॉन्ग टर्म गोल है, उससे हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करेंगे। ये कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, आपको फर्स्ट नंबर पे पहुंचना है, आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का साइज़ एक्सपांड कर सकते हो, आप अपने R&D पे वर्क कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये सब जो काम होगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगी, ठीक है। तो MIS को समझते हैं। हम MIS को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आप एक फार्मर हो, आप अपने प्रोडक्शन मतलब जो क्रॉप्स वगैरह हैं और अपने स्टाफ को मैनेज करते हो, तो उसमें आपको MIS कैसे यूज़फुल होगा? एज अ ग्रोअर, फार्मर, आपको बहुत से चैलेंजिंग टास्क करने पड़ते हैं, जैसे स्टाफ परफॉर्मेंस को मैनेज करना, क्वालिटी इंश्योर करना, प्रोडक्शन को ट्रैक करना और कॉस्ट को मॉनिटर करना। आप ये सारे काम को करें और फिर भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचे दूसरे कामों के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? MIS के ज़रिए आप अपने क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एनहांस कर सकते हैं और कॉस्ट भी कट कर सकते हैं। कैसे? एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके जो आपके सारे कॉस्ट, हार्वेस्टिंग एक्टिविटी और स्टाफ परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। इससे आप ऑपरेशंस को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं। MIS के ज़रिए आप अपने लेबर, प्रोडक्शन, क्रॉप हेल्थ और कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। MIS के थ्रू आप एरर फ्री डेटा एंटर कर सकते हो एंड कंपेयर इट टू मैनुअल डेटा एंट्री। इससे आप डिसीजन मेकिंग के लिए रिलायबल डेटा मिल जाएगा। उसमें ग्राफ्स, टेबल्स या फ्लोर प्लान के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पेस्ट या डिसीज़ के बारे में पहले से ही पता चल गया और इससे डैमेज को कम कर सकते हैं और फूड सेफ्टी को भी बढ़ा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से आप बिज़नेस को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने किलो वेजिटेबल्स हार्वेस्ट हुए हैं, कौन सी रो में से और किसने किए, कौन सी रो में से और किसने किए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी कंट्रोल में 15% एनहेंसमेंट होगा और स्टाफ की कॉस्ट भी कम हो सकती है। इसके अलावा आप एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स दोगे तो उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। यूज़र फ्रेंडली इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले हो सकता है, उसके ज़रिए आप अपने स्टाफ को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हो या फिर कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो उस इन्फॉर्मेशन को आसानी से कन्वे कर सकते हैं। प्रोडक्शन रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने से स्टाफ का मोटिवेशन बढ़ता है। आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, इसलिए आप MIS आपको करंट स्टॉक्स जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, उसको मॉनिटर करता है। इसके अलावा MIS दूसरी मशीन्स जैसे कि पेरोल सिस्टम वगैरह के साथ भी कंपैटिबल है। उसके अलावा आप क्रॉप को एंड टू एंड ट्रैक करके उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, MIS के ज़रिए आपको प्रोडक्ट एक्टिविटी और कॉस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल सकता है और ये फूड सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। MIS को सभी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट कर रही हैं।
तो हमने बेसिक आइडिया तो समझ लिया कि उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन कैसे होता है इस केस स्टडी के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लिखना चाहिए। उसका आंसर फ्रेम देखेंगे पहले, उसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे वर्ड बाय वर्ड। देखो यहाँ समझ तो लोगे अच्छे से, लेकिन आपको मेमोराइज़ तो करना ही पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। ये स्लाइड्स मैंने बनाई है ताकि आपको एक विजुअल मेमोरी में सेव हो जाए आपके और आपको हेल्पफुल रहे। बट एग्ज़ाम में तो आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज पूरा सेंटेंस वगैरह सब करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो इसका आंसर फ्रेम है, उसमें सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो है आपकी MIS की डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन ही आपको 2-3 मार्क्स शायद दे जाए। फिर आते हैं उसके कंपोनेंट्स। थर्ड है इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, उसके डूज एंड डोंट्स, और चौथा जो है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ MIS। तो MIS के वेरियस एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? इट रेफर्स टू द डेटा, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू डेवलप इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल यूज़। क्या कह रहा है कि ये डेटा, इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये इन सबको रेफ़र करता है जो जिस काम के लिए बनाए गए हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकें ये सब, जिसके थ्रू मैनेजमेंट हो सके फॉर मैनेजरियल यूज़। It is an integrated system which provides accurately, timely, and meaningful data for management, planning, analysis, and control to optimize the growth of organization. क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब दूसरे सब सिस्टम से जुड़ा हुआ। ये ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि क्या करता है कि मुझे एक्यूरेट, टाइमली और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके थ्रू मैं प्रॉपर एनालिसिस कर सकूँ, प्लानिंग कर सकूँ और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ, ठीक है। असिस्ट डिसीजन मेकर्स बाय शोइंग प्री सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द डेटाबेस दैट इज़ क्रिएटेड यूजिंग TPS। नाउ आई नो कि मतलब ये लैंग्वेज बहुत ही टेक्निकल है, बट बीइंग अ टेक्निकल सब्जेक्ट आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स ये सारे याद रखने ही पड़ेंगे फॉर एग्ज़ाम पर्पसेस। डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है बाय से इंफॉर्मेशन देता है उन्हें जो पहले से सिलेक्ट की हुई है, और उन्हें रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। वो रिपोर्ट्स कंप्यूटर जनरेटेड होंगी और वो इन्फॉर्मेशन क्या दिखाएगा जो हमने पहले से सिलेक्ट की हुई है। और वो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है? जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है उससे, जो TPS में सेव्ड है। कि डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा का बना हुआ है जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं मैनेजरियल यूज़ के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन देता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ऑप्टिमाइज़ हो। और तीसरा क्या लिखेंगे कि डिसीजन मेकर को असिस्ट करता है, कैसे कि वो प्री सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को दिखाता है कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स में, और वो जनरेट करता है, कहाँ से करता है, वो TPS से करता है। मिशन के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइमलीनेस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस to be effective should also be include up to date, means current information,
अब बात हो रही है इन्फॉर्मेशन की। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही रन होता है। इसलिए इन्फॉर्मेशन का जो है टाइमलीनेस वो बहुत ही ज़रूरी है कि वो टाइम पर प्रोवाइड हो। इन्फॉर्मेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो जो मैनेजमेंट जो डीएसएस सिस्टम फॉलो करता है वो वो डिसीजंस लेने में उसको दिक्कत होने लगेगी। उससे क्या होगा कि जो हमारा बिजनेस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली रन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टाइमलीनेस। टू बी इफ़ेक्टिव, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए करंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारी। आगे हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, एकदम। इट मीन्स दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, एरर्स, और एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, टाइमलीनेस, ये 5 एकदम इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंस उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। उसकी वैल्यू को सही होने के लिए ये ज़रूरी है सारे। इन्फॉर्मेशन जो है सफिशिएंट भी होनी चाहिए। बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हायरार्की जो हमने पढ़ी उसमें जो था हमारा डीएसएस सपोर्ट सिस्टम था, जो डिसीजन मेकर्स जो थे, क्या ये उतने इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? क्या उतने इन्फॉर्मेशन से वो वैल्यूएबल डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए? तो उस इन्फॉर्मेशन से जो है कंपनी को क्या लॉस होगा या बेनिफिट्स होंगे? क्या कंपनी गलत डिसीजन ले लेगी उनके बेसिस पे, ऐसा? और हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, वो अचीव ही ना कर सके। इसलिए सफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट अनएम्बिगियस भी होनी चाहिए। एकदम हैफेज़ार्ड नहीं होनी चाहिए कि एकदम ऐसे बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन हो। इट शुड बी क्लियर एंड इन अ गुड क्लियर फॉर्म। ऐसे एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। मतलब इट शुड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्रेशन, और आगे उसको कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना हो। इतनी एक्सप्लिसिट होने चाहिए हमारे इन्फॉर्मेशन, ऐसे क्लियरली डिफाइंड। हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैनेजमेंट, दूसरा है इंफॉर्मेशन और तीसरा है सिस्टम। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स रहते हैं मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, सिस्टम के। तो पहला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनिशिएटिंग, कंट्रोलिंग, है ना? तो ये आपको पता है। फिर इंफॉर्मेशन की बात करें। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? प्रोसेस डेटा और डेटा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल और यूजफुल फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र। और सिस्टम मतलब अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स working together towards a common goal by accepting input and producing output in an organized transformation। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करके देंगे जिसके थ्रू मैं मैनेजमेंट के सारे टास्क कर सकूं। तो वो MIS कहलाती है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। MIS एज एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। तो हमने देखा कि MIS एज एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन काम करता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। जब हम MIS बनाते हैं तो हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? ठीक है, तो वो
स्टेप्स क्या कहते हैं कि पहले सिस्टम का ब्लूप्रिंट बनाओ कि उसका डिज़ाइन लेआउट क्या रहता है, कि रिक्वायरमेंट्स का साइको एनालिसिस करो, मतलब रिक्वायरमेंट्स का एकदम डिटेल स्टडी करो। तीसरा ये कहता है कि ग्राउंड वर्क एग्जामिनेशन करो। फोर्थ स्टेप कहता है कि प्रोक्योरमेंट करो, कि एमआईएस को जो फाइनली हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया उसको बनाने के लिए हमें क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या मैन पावर जो भी चाहिए उसको हम प्रोक्योर करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स है वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक एमआईएस में उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा उसके इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। अब बात करते हैं डूज़ एंड डोंट्स की, ठीक है। एमआईएस के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेमन टर्म्स में अगर समझें हम तो क्या चीज़ें करनी चाहिए। हैव सिंपल एंड मैनेजेबल सिस्टम्स एंड डोंट बी एम्बिशियस। मतलब जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाते हैं तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हम एक सिंपल एंड मैनेजेबल सिस्टम बनाना चाहिए, और एकदम एम्बिशियस होके एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना देंगे हम तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से हमें ही फिर प्रॉब्लम होगा। अगर ब्रिजिंग की बात करें, कनेक्शन जो होगा, तो कनेक्शन शुड बी तो देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंसल्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। उन दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ट्यूनिंग बैठनी चाहिए और एकदम अनरियलिस्टिक एक्शन प्लान नहीं बनाना चाहिए। डोंट मेक अनरियलिस्टिक एक्शन प्लान्स। आप सोच रहे हो कि एमआईएस बनाना है तो उसको बनाने के लिए अगर 3 to 4 मंथ्स लग रहे हैं तो आप बोलो कि ऐसे 3-4 महीने का काम हमें 1 वीक में करके दो, तो वो एक्शन प्लान एकदम अनरियलिस्टिक हो गया। ऐसा करने जाओगे तो आपका एमआईएस शायद वर्क ना करे, बिल्कुल ही एकदम फेल हो जाएगा। उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है टोटलिटी में, तो प्रोग्रामर्स की नीड्स असेसमेंट इंक्लूड करनी पड़ेगी। लेकिन डिले डिसीजन ऑन हायरिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हमें अपने डिसीजंस डिले नहीं करने हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे जो डेवलपर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ एमआईएस बन गया और उसके बाद आप बोलो कि नहीं, ये जो सिस्टम बना है वो प्रॉपर नहीं है, हमें तो ये फ़ीचर्स चाहिए थे, दूसरे फ़ीचर्स चाहिए थे, तो तब आप जब बन रहा था तब उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है काफ़ी, ताकि हम उनके रिक्वायरमेंट्स पता चल सकें। टेलर मेड के एस्पेक्ट से बात करें अगर हम, तो कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर एंड डू नॉट डिपेंड हेवीली ऑन कंसल्टेंट। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे कस्टमाइज़ कर सकें, ऐसा एमआईएस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ना कि मुझे बार बार कंसल्टेंट को फ़ोन करना पड़े और फिर वो मुझे चेंज करके दे। अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हैव सिंपल सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र टू हैंडल एंड डू नॉट इन्वेस्ट हैवीली इन हाउस एप्लीकेशंस। इंटरप्रिटेशन ये कह रहा है कि सिस्टम को हम ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिसके थ्रू यूज़र्स उसको आसानी से हैंडल कर सके। और इन हाउस एप्लीकेशन में क्या होगा कि सिस्टम हम पूरा अपने आप ही बना रहे हैं, तो ज़्यादातर ये अप्रोच नहीं यूज़ की जाती है बिकॉज़ ये बहुत कॉस्टली हो जाती है, और इसके लिए हमें बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, हमें पूरा अपना आईटी डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जो हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा बहुत, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व यूज़र्स इन एमआईएस डेवलपमेंट एंड डोंट लेट वेंडर डिसाइड हार्डवेयर नीड्स फॉर द लैन। सिंक्रोनाइजेशन में क्या कह रहा है कि यूज़र्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, एंड डोंट्स में कह रहा है
कि आप कभी वेंडर को डिसाइड करने मत दो। आप वेंडर को मत दो कि आप अपने नीड्स के हिसाब से कर लो। अगर हमने ऐसा किया तो वो हो सकता है कि वो अपने बेनिफिट के लिए जो एक्सपेंसिव हार्डवेयर हो या फिर चीप हार्डवेयर हमें दे दे एक्सपेंसिव बताकर। इसलिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेशन की बात करें तो अडॉप्ट मॉड्यूलर अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डोंट गो फॉर लार्ज एप्लीकेशंस। हमें पूरा सिस्टम एक साथ में नहीं बनाना चाहिए, हमें उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डेवलप करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको हर एक स्टेप पे उसमें प्रॉब्लम्स पता चलेगी, उसके सॉल्यूशंस आप इजीली निकाल पाओगे। अगर पूरा एप्लीकेशन हमने खुद से बनाने की ट्राई की तो वो एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा कि इतना सारा काम एक साथ में आ गया है हमारे पास। उससे बेटर है कि हम उसको स्मॉल मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दें तो हमारा काम ईजी भी हो जाएगा और कोई एग्जॉस्ट भी नहीं होगा उससे। अब हम बात करेंगे एमआईएस के एग्जांपल्स की। तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंक ऑपरेशंस है, ट्रेन रिजर्वेशंस हो सकता है, ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हो सकता है। ये सब एग्जांपल्स एमआईएस के हैं। तो आप बोलोगे कि ये तो आईआरसीटीसी वाला तो अपने के रेलवे रिजर्वेशन वाला एग्जांपल तो टीपीएस में भी था, तो ये टीपीएस का एग्जांपल हुआ या एमआईएस का एग्जांपल हुआ। पूरा ये जो एप्लीकेशन होता है वो ऐसे स्टैंड अलोन काम नहीं करता, उसकी वेरियस एप्लीकेशंस होती है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उसे प्रोसेस किया, दैट इज़ टीपीएस। अगर इसको अब हम एमआईएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट होगी मैनेजर्स के लिए टू एनालाइज द डेटा और उसमें से पैटर्न्स ढूंढने के लिए। अब बात करते हैं डीएसएस की, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाम से क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हमें असिस्ट कर सकता है। तो आप बोलोगे ये तो एमआईएस भी कर सकता है, तो डिफरेंस क्या होगा? एमआईएस जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए होता है, लेकिन डीएसएस एमआईएस का ही पार्ट है। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स नहीं है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं सब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आगे पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम आएगा, उसमें भी ऐसा होगा कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लेकिन उसमें कैसा होता है कि एमआईएस एंड डीएसएस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, वापस आते हैं डीएसएस पे। उसका फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो हमें सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एक एग्ज़ाम्पल देखें तो अब अगर टाटा को एक एयरलाइन सर्विस शुरू करनी है तो वो कैसे करेंगे कि चलो मुँह उठाया और एयरलाइन सर्विस शुरू करनी है, ऐसे नींद से उठ गए एक दिन कि हाँ अब सपने में आया था तो हम शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, राइट? वो लोग क्या करेंगे, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, उसमें डिज़ायर्ड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर कुछ मॉडल्स होंगे जो उसको प्रोसेस करेंगे और हमें आउटपुट देंगे, और फिर उस आउटपुट को ध्यान में रख के हम अपना डिसीजंस लेंगे। इसी एग्ज़ाम्पल को हम आगे लेकर जाएं, इसी एग्ज़ाम्पल को लेके अगर हम देखें तो डीएसएस वो लोग डेवलप करेंगे टाटा वाले, फिर उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे जैसे कि कॉस्ट क्या रहेगी, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा इसको ऑपरेट करने में, क्या हमारी फ्यूचर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, हमारा कस्टमर बेस क्या रहेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है इन फ्यूचर जब तक वो डेवलपमेंट होगा, और उसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। फिर सेट ऑफ आउटपुट्स डिसाइड करेंगे कि आईआरआर कितना रहेगा उनका, एनपीवी कितना होगा। तो ये इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करेंगे, मतलब एक तरह से जॉइन करेंगे कि एनपीवी निकालना है अगर, तो सपोज़ कॉस्ट और आईआरआर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और वो जो कैलकुलेशन कर रहा है बीच में वो है मॉड्यूल उनका। वो मॉड्यूल कैलकुलेशन करके सब हमें बताएगा कि ये क्या है इन दोनों का, इनपुट और आउटपुट का हमारा रिलेशनशिप। सपोज़ हम ऐसे डालें कि हम 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी हमारा आउटपुट कितना आएगा। तो अगर हम देखें कि अगर हम 7000 डालेंगे तो कितना होगा, अगर 5 इयर्स की जगह हम 1 साल का कर दें तो कितना आएगा,
उसकी जगह 10,000 कर दे तो कितना आएगा। तो ये सारे इनपुट्स डाल के हम अलग अलग आउटपुट्स जनरेट कर सकते हैं और इन सबका एक डिटेल्ड एनालिसिस करके हम ये डिसीजन पे फाइनली पहुंच सकते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये नया बिज़नेस जो एयरलाइंस का हमने डिसाइड किया है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट डीएसएस अगर हम देखें तो वो एक्सेल शीट हो सकती है हमारी। वो भी डीएसएस का काम कर सकता है हमारे लिए। हम इनपुट के लिए सारा डाल सकते हैं, फिर फार्मूलाज अप्लाई करके हमें आउटपुट मिल सकता है और डिसीजन हम अपना ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके आंसर फ्रेम देखते हैं हम। वो उसमें हमें सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जो हमने अभी किया वो सब डिस्कशन, फिर उसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन कम्स ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसीजर। ओलैप एज अ स्टैंडअलोन क्वेश्चन आ सकता है, उसकी डेफिनेशन आ सकती है, फिर उसके कंपोनेंट्स आते हैं, वो भी आ सकता है। कंपोनेंट्स एंड लास्ट में आता है फेजेस। तो फटाफट हम इसके देख लेते हैं डेफिनेशन। डीएसएस की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, इनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको असिस्ट करता है और ये कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड लिख सकते हैं, इट कैन बी आइदर फुली कंप्यूटराइज्ड, ह्यूमन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। डीएसएस ह्यूमंस भी हो सकते हैं, फुली कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है, या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। डीएसएस की डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स intended to help managers in decision making by accessing large volumes of data or information generated from various related information systems involved in organization business processes. DSS एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम विच इज़ इंटेंडेड टू हेल्प डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर्स होता है उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को वो कंपाइल करके देगा, ठीक है, रॉ डेटा में से, डॉक्यूमेंट्स में से, पर्सनल नॉलेज जो होती है, यूजिंग मॉडल्स टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस, ठीक है। अब बात करते हैं ओलैप की, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो it is a multi-dimensional analytical tool typically used in data mining that generates a process vast amount of information into useful packets. देखो, ये एक ऐसा एनालिटिकल टूल है जिसके थ्रू मैं एनालिसिस कर सकती हूँ। इसके दो टाइप्स होते हैं, मोलैप एंड रोलैप। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो अब बात करते हैं डीएसएस के कंपोनेंट्स की। डीएसएस के 4 बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं। यूज़र जो डीएसएस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़र कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होते हैं जो जनरल एंड यूज़र होते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता, जो डे टू डे ऑपरेशंस को डे टू डे ऑपरेशंस में डिसीजंस लेने होते हैं वो उसमें हेल्प करता है। और कई बार स्पेशल डिसीजंस लेने होते हैं तो डोमेन के जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, ओके। और वो उसको डीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डीएसएस के कंपोनेंट्स के सबसे पहला है यूज़र, उसके 2 टाइप्स, ठीक है, जनरल एंड स्पेशलाइज्ड, ओके। दूसरा कंपोनेंट है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या कहता है कि डीएसएस जो है वो
डिसीजन लेने के लिए कुछ डेटा का यूज़ करेगा, तो उसके पास डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। डेटाबेस जो होता है एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जिसको सारे सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जो कि टीपीएस जनरेट करता है। तो डीएसएस जो है वो डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें लिखनी है कि वो आता कहाँ से, कि डेटाबेस में डेटा आ कहाँ से रहा है, डेटा सोर्स के थ्रू। डेटा सोर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है। जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही डेटा मिल रहा है मुझे, वो इंटरनल हो गया, और जो हमें बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्सटर्नल हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, थर्ड कंपोनेंट लिखोगे हम, वो होगा प्लानिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सिस्टम डेवलप करने के लिए हम प्लानिंग लैंग्वेज को डिसीजन लेंगे। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज एंड स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस क्या करेगा, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उनके लिए हेल्प करेगा। और स्पेशल पर्पस में जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल देखा एयरलाइंस का, तो वो हम रोज़ रोज़ नहीं करते कि हाँ, वो एक स्पेशल पर्पस प्लानिंग हुई। फोर्थ कंपोनेंट जो होता है वो होता है मॉडल बेस। मॉडल बेस को ब्रेन भी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ डीएसएस। यहाँ पे एक्चुअल कंप्यूटिंग होती है। ये इनपुट्स और आउटपुट्स को आपस में जॉइन करते हैं। जैसे आईआरआर कैलकुलेट करना है कॉस्ट के बेसिस पे, एनपीवी कैलकुलेट करना है टाइम और कॉस्ट के बेसिस पे, तो वो ये सब इनपुट और आउटपुट को कंपाइल करके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मॉडल बेस कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, रेडीमेड एंड कस्टम मेड। रेडीमेड मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको परचेज करके यूज़ करके डिसीजन ले सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या तो आप उसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 4 कंपोनेंट्स कौन से। सबसे पहला यूज़र्स के कौन से दो टाइप्स, जनरल एंड एंड यूज़र और स्पेशल पर्पस वाले। दूसरा है डेटाबेस, उसमें हम डेटा सोर्स के बारे में बात करेंगे, इंटरनल डेटा सोर्स एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स। थर्ड कंपोनेंट है प्लानिंग लैंग्वेज। दो तरह की प्लानिंग होती है, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। चौथा हो गया मॉडल बेस, उसमें प्री बिल्ट और कस्टम बिल्ट हो सकता है, ठीक है।